बेग साहब, कल हमारे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब इस्लामाबाद में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुसूसी तौर पे उनसे वहां पे मिलिएगा, उनसे सवाल जवाब कीजिएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आपको सर इस बात का एहसास होना चाहिए कि सायरा बानो साहिबा ने जितनी बातें कही हैं, मैं उनसे अग्री करता हूं 100% कि जिस तरीके से जना खाने खुले हुए हैं, जुए खाने खुले हुए हैं, शराब खाने खुले हुए हैं, मुनशियात के डीलर्स बेलगाम हैं। हल्का आपका है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। लोग पूछेंगे आपसे बेग साहब, सोच लीजिए एक बार। जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैं सायरा बानो इज ए क्लोज फैमिली फ्रेंड। जो बातें उन्होंने कही हैं वो हकीकत है और मैं उनसे इनकार नहीं कर सकता। वो दिल से कही है और आप भी ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें एक दर्द है, एक वजह है कि आप चाहते हैं कि जो नौजवान नस्ल हमारी हाथ से निकलती जा रही है और हर तरह की चीजों में पढ़ के और पैसे की टेम्पटेशन ने बड़े बड़े अच्छे खानदान वालों के बच्चों को खराब कर दिया आज। तो ये चीज किसी तरह से रुके और यही मेरी भी इस सिलसिले में पूरी कोशिश है। हम कुछ अमेंडमेंट भी कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, सिंध में भी लेजिस्लेशन चेंजेस होंगी और आप जल्दी सुनेंगे इसमें एक बड़ी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट आप लोगों के सामने आएगी। मैं कल बिल्कुल चले मेरी गुजारिश सुनिए। ये कामी बोन्स है, अरमगान का बाप, मशहूर जमाना डीलर, खुदारा इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि वो श्रीलंका तक में गिरफ्तार होकर जेल काट के आ चुका है। पाकिस्तान में वो 10 बार जेल गया है। पर आपकी पुलिस कहती है कि 2000 से 2010-12 तक हमारे पास कंप्यूटर नहीं था ना, कागज पे लिखते थे, रिकॉर्ड निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खुदारा वो रिकॉर्ड निकालिए और ये भी उनसे कहिए कि उसका इल्जाम है कि आपने उसे 15 लाख रुपए रिश्वत दिन की मांगी है। कम से कम स्टेट में इतनी हिम्मत तो हो कि हद के इज्जत का मुकदमा कर सके उसके खिलाफ। मैं वादा करता हूं ऑनलाइन आपसे कि 24 घंटे में उसको सस्पेंड कराऊंगा। मुझे नाम दे खुदा के वास्ते पे, कौन से थाने का है, कौन से इदारे का है। सर कामी बोन्स का तो अपना भाई पुलिस वाला है, सीआईए के अंदर काम करता है, तो किसकी मदद होगी सर आपसे? और नहीं कर सका तो मैं रिजाइन कर दूंगा। चले, मेरा वादा। नदीम साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में बड़े सब्र से मुजाहरा कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल नदीम साहब, आपने सब्र का मुजाहरा किया। इस पूरे इशू पे आपने सब सुना, क्या कहेंगे नदीम साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। सबसे पहले तो मैं आपको भी और 365 को भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि एक और नकाब कुशाई इस पूरे निज़ाम की आपके हाथ से हुई। ये एक माइंड सेट की अक्कासी करता है। ये सारे वाक़यात, वो किसी नौजवान का किसी अमीर ज़ाते के हाथों कत्ल हो, वो हमारे मुल्क के नौजवानों का डंकीज़ में बैठकर बैरून मुल्क जाना और वहाँ रोज़गार तलाश करते हुए समुद्रों में डूब जाना हो, या फिर इस नौजवान का जमाल का कत्ल और इसके पीछे फिर ये सारी कहानी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और बिलखुसूस आपको मैंने सोशल मीडिया में भी देखा और यहाँ भी मैं आपकी जुर्रत को देखकर सलाम पेश करूँगा। देखिए, हम बुनियादी तौर पर एक ऐसी रियासत के ज़ेर तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जहाँ रियासत की तरजीहात क्रिमिनल्स के लिए और हैं, और ताकतवर के लिए और है, कमज़ोर और गरीब के लिए और है। मैं समझता हूँ हमारे लिए, सबके लिए। अभी मिर्जा अख्तार बेग साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने फरमाया कि जी ये मेरा हल्का इंतखाब है। बिल्कुल होगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मिर्जा साहब सबसे पहले विक्टिम फैमिली से मिलते। मैंने सुना, आपने भी सुना कि जमाल के वालिद ने कहा जी अभी तक मुझसे हाई अप से किसी ने रब्ता नहीं किया, तो मिर्जा साहब उनसे मिलते ताकि उनकी दादरसी होती। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का रोल वो मुस्तफा के वालिद अब तो ये सारी सूरत जो है, पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ही वॉइस बनता है कॉमन मैन की। और मैं आज समझता हूं कि इस मुनाफिकाना निज़ाम ने हम सबकी जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया। वो लोग जो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं है वो मौजूद हैं, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है। हर वो क्राइम जो आज से 20-30 साल पहले बड़ा खौफनाक लगता था हमारी सोसाइटी में, वो इस तरह से ज़हूर पजीर होता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये वाकया जिसको आज आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़े से दिनों के बाद रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। क्योंकि इसको सिस्टम सपोर्ट करेगा। और ये वो तमाम लोग हैं जो मौजूदा इस बाय डिज़ाइन सिस्टम से बेनिफिशरी हैं, इसके बेनिफिशरी हैं, तभी ये जुर्रत करते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो रियासत जो पोलिटिकल एक्टिविटी पे इस तरह से हरकत में आती है,
आज आपने देखा कि इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पुलिस ने उस होटल को घेरे में लिया हुआ था। लेकिन समझ से बाहर है ये पूरा निजाम इन क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए क्यों खामोश हो जाता आपका है? केस चलेगा मिलिट्री कोर्ट में, इन क्रिमिनल्स का नहीं चल सकता सर, आइन इनको नहीं लेके जाने देता मिलिट्री कोर्ट में, आपका अब चलेगा। मैं वही गुजारिश कर रहा हूं। और देखिए, मैं आपको जो लोग जो भी फैसला साज या जो इस वक्त ताकतवर लोग हैं, वो समझते हैं कि ये आग किसी दूसरे के घर तक रहेगी, ऐसा नहीं है। जी हाँ। इसने अल्टीमेटली सबको अपनी लपेट में लेना है और लिया हुआ है। आज अगर मैं साउथ पंजाब से आया हूं और मुझे पूरे मोटरवे पे मैं ये सुनता रहा कि जी फलां एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड है, डाकुओं से आपने बचकर जाना है वहां से। और जब मैंने देखा कि सक्खर के बाद कराची जो 400 किलोमीटर का हमारा जीटी रोड है, हमारा जो हाईवे है, और वो 20 साल की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वो 400 किलोमीटर पट्टी नहीं बन सकी, सिर्फ भुट्टो जिंदा है। तो इन्हीं नारों के तहत तो हमने अपने पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया है। हम सब लोग जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी, अगर ये समझते हैं कि ये आग दूसरे के घर तक रहेगी, हमको की जन्नत में रहते हैं। इस आग ने जिस तरह से लपेटा, और आप देख लें पाकिस्तान 65% यूथ पर मुश्तमिल है पाकिस्तान की पॉपुलेशन। अगर हमारा नौजवान डी ट्रैक हो गया, जो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, जिसने इस कौम को आने वाले दिनों में, जिस नौजवान ने इस कौम को लीड करना है, अगर वो नौजवान और कराची का नौजवान, इस्लामाबाद और लाहौर का नौजवान अगर इस तरह से डी ट्रैक हो गया, तो फिर इस कौम का मुस्तकबिल मैं नहीं समझता कि महफूज हाथों में है। आज अगर इस एक वाकये को बुनियाद बनाकर आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी यहाँ एटीसी कोर्ट ने इस मुल्जिम को छोड़ दिया था, तो ये इस पूरे निज़ाम के ऊपर एक तमाचा है। और मैं आज भी समझता हूं अगर हमारे फैसला साजों ने, हमारी अदलिया ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन वाकयात को सिर्फ अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम समझा, तो ये वाकयात जो बहुत सारे रिपोर्ट नहीं हो रहे, वो सब जब रिपोर्ट होंगे तो हम एक ऐसे बम के ऊपर बैठे हैं जिसने अल्टीमेटली फटना है, जिसने इस पूरे निजाम को गिरा देना है। ये बोसीदा निजाम पहले भी हमारे लिए तमस्सुर का बाइस है। हम पूरी दुनिया में निजाम अदल हो आखिरी नंबर पे, लॉ एंड ऑर्डर आखिरी नंबर पे। आज जब मेरे घर न्यूज़पेपर आया, मैं सुबह यहाँ कराची में था, मेरे ऑफिस में जहां मैं ठहरा हुआ था, तो 60 सफ़ात का एक सूबाई गवर्नमेंट का जो वो उसके तरक्की के 1 साल के कारनामे उसमें साथ लगे हुए थे। 8 पेजेस का अखबार था और 60 सफ़ात की उसमें एडवर्टाइजमेंट थी। तो जहां हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नमूदो नुमाइश से अटैक करने की कोशिश करेंगे, हम झूठ के सारे इस निजाम को आगे नहीं लेके जा सकते। वेरी ट्रू। तो ऐसा मैं समझता हूं अभी भी वक्त है, अभी भी ये डैमेज की रिकवरी हो सकती है। अगर ये 5 साल 10 साल मजीद गुजरे, ये नौर की और बढ़ेगी और हम इस सारे खलफशार को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और तबाही होती है उन कौमों के लिए जिनका नौजवान डी ट्रैक हो जाए, और इस तरह से डी ट्रैक हो जाए कि चंद सालों में वो मल्टी बिलियनर बन जाए, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला मतलब जिस मुल्क में नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं जॉब के लिए, वही सिस्टम उस शख्स को जिसने क्राइम का रास्ता अख्तियार किया, जो जुर्म के रास्ते पे है, जो साइबर क्राइम कर रहा है, जो ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है, उसको ये सिस्टम इतना सपोर्ट कर रहा है कि वो मल्टी बिलियनर है 28 साल की एज में, 30 साल की एज में। तो ये कैसे हो सकता है? और ये तो एक केस रिपोर्ट हुआ है ना, ऐसे लातादाद केस है। लातादाद केस है।